हेलो स्टूडेंट, आज से हम यूके बोर्ड 2025 अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बोर्ड का पेपर पास आ चुका है। ये सारे पेपर जो मैं प्रीवियस ईयर के कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के पेपर, इनको बार बार देख के सॉल्व कर लेना बच्चों। ठीक है, तो हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, तो अकाउंटेंसी का ये 2025 में पेपर हुआ था, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे हमें लाइन वाइज से सब लोग ध्यान से देखते रहना। पहले MCQ जाएगा तुम्हारे पास, इस तरह से पहला MCQ क्या दे रखा है, देखो ध्यान से। इसने कहा है ए और बी एक फर्म में दो पार्टनर हैं बच्चों। ठीक है, ए और बी ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करना शुरू किया इन्होंने। एक ने कैपिटल लगा रखी, ए ने कितनी लगा रखी बिजनेस में कैपिटल, 20,000। कितनी लगा रखी बच्चों, 20,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद और बी ने कितनी लगा रखी बिजनेस में कैपिटल, 30,000 रुपीज़। ठीक है, फिर लिखा है क्वेश्चन में फर्म ने प्रॉफिट कितना अर्न किया, फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया इन लोगों ने मिलकर, 10,000 रुपये का। ठीक है, फिर लिखा है क्वेश्चन में, देखो आगे, द एंड ऑफ द ईयर में इन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया, 10,000 इन लोगों ने मिलके। ठीक है, लिखा है इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उनके बीच पार्टनरशिप डीड क्या होती है बच्चों, पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। जब हम दोनों मिलके, जैसे ए और बी है, ए और बी ने मिलके पार्टनरशिप से बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो इनके बीच एग्रीमेंट बना होगा। तो एग्रीमेंट बनने को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इंटरेस्ट कितना देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें उस एग्रीमेंट में होता है। लेकिन कभी कभी एग्रीमेंट नहीं बनता है, तो एग्रीमेंट नहीं बनता है तो उसको क्या बोल देंगे, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ऐसी कंडीशन में जो होता है, जब एग्रीमेंट नहीं बनता है तो पार्टनरशिप डीड क्या हो जाता है, अब्सेंस हो जाता है। ऐसी कंडीशन है बच्चों, ये जो प्रॉफिट होता है, जब पार्टनरशिप डीड बनता नहीं है, तो ये जो प्रॉफिट इन लोगों ने कमा रखा है, इसको क्या करते हैं, ये जो प्रॉफिट कमा रखा है, ये लोग बच्चों जब डीड नहीं बनता है, अब्सेंट होता है, तो इस कंडीशन में प्रॉफिट को क्या करते हैं, आपस में पार्टनर इक्वल बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, इक्वल बांटते हैं। रूल्स ये कहता है कि अगर डीड नहीं बना है, पार्टनरशिप डीड कुछ बना नहीं है, अब्सेंट है, तो ऐसी कंडीशन में जो ए और बी हैं वो प्रॉफिट जो होगा वो आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तो बताओ 10,000 का प्रॉफिट कमाया, तो इसमें से 10,000 में से कितना, ए को कितना मिलेगा, 5,000 मिल जाएगा, और इस 10,000 में से बी को कितना मिल जाएगा, 5,000 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन होती है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनता है, अब्सेंट होता है, तो प्रॉफिट आधा आधा बढ़ जाता है, इक्वल बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि उनके बीच कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी थी, अब्सेंट थी। हाउ मच शेयर ऑफ प्रॉफिट विल रिसीव बाय ए, उसने कहा इस प्रॉफिट में से फिर कितना हिस्सा ए को मिलेगा। मैंने अभी क्या बोला कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है, एग्रीमेंट नहीं बनता है, अब्सेंट होता है, तो प्रॉफिट कैसे कैसे बढ़ता है, आधा आधा। यानी 10,000 का आधा ए को मिलेगा, 10,000 का आधा बी को मिलेगा। तो वो पूछ रहे हैं ए को कितना मिलेगा, कितना मिलेगा बताओ, इस 10,000 में से ए को कितना मिलेगा, 5,000 मिलेगा। यानी कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ये वाला। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब दूसरे MCQs को देखते हैं। लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो कैलकुलेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, बिजनेस में आता है, नए पार्टनर को एडमिट करते हो, तो कौन सा रेशियो निकालते हो। देखो गेन रेशियो नहीं निकलता है बच्चों। गेन रेशियो तब निकलता है जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, रिटायर होने के नैब में निकलता है। तो इसका मतलब तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि एडमिशन का पूछा है उन्होंने। गेन रेशियो कब निकलता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बोला है सेक्रीफाइस रेशियो। हाँ, ये वाला ठीक है, क्योंकि जब कोई पार्टनर एडमिट होगा बच्चों, तो हमेशा कौन सा रेशियो निकलता है, सेक्रीफाइस रेशियो निकलता है। क्योंकि पुराने पार्टनर के लिए नए पार्टनर अपने शेयर का क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। जो पुराने पार्टनर होते हैं ना पहले से, वो नए पार्टनर जो एडमिट होता है उसके लिए अपने शेयर का क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। इसलिए एडमिशन के टाइम पर निकालने वाला जो रेशियो होता है वो कौन सा रेशियो होता है, सेक्रीफाइस रेशियो होता है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन में। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है बच्चों बिजनेस में, तो उनके अकाउंट में, अकाउंट का जो होता है, उनका जो अकाउंट होता है, वाज नॉट मेड फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा अकाउंट नहीं बनाया जाता है। डेथ ऑफ पार्टनर के केस में कौन सा अकाउंट नहीं बनाया जाता है। देखो बच्चों, किसी पार्टनर की डेथ होगी, कैश अकाउंट तो बनेगा, क्योंकि कैश में पता करना पड़ेगा ना कैश कितना मिल रहा है उसके उत्तराधिकारी को, वो जो एग्जीक्यूटर होगा उसको, उसके बेटे वगैरह को कैश कितना मिलना है, तो कैश तो बनाना पड़ता है, तो कैश अकाउंट तो बनेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनता है, पर रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनता। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनता। रियलाइजेशन अकाउंट किस केस में बनता है बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट तब बनता है जब कोई पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो रही होगी, बंद हो रही होगी। ठीक है, याद रखना, रियलाइजेशन अकाउंट एक ही कंडीशन में बनता है, जब पार्टनरशिप फर्म क्या हो रही होगी, बंद हो रही होगी, डिसोल्व हो रही होगी। ठीक है, और रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, ये सब हमेशा, कैश अकाउंट, ये सब हमेशा बनता रहता है। जब पार्टनर एडमिशन होगा तब भी बनेगा ये तीनों अकाउंट, जब पार्टनर रिटायर होगा तब भी बनेगा ये तीनों अकाउंट, जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तब भी बनता है ये तीनों अकाउंट। ठीक है,
लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है, जब फर्म क्या होता है, डिसोल्व। तो कह रहे हैं डेथ के कंडीशन में कौन सा नहीं बनेगा। देखो डेथ, जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तो कौन सा नहीं बनेगा, ऐसा ये बोला है। कौन सा नहीं बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट हम जानते हैं किसी पार्टनर की जब फर्म जब डिसॉल्व होती है तब बनता है। ये तो डेथ के केस में पूछा है, तो डेथ के केस में कौन सा अकाउंट नहीं बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अगला देखते हैं, लिखा है कि व्हिच टाइप ऑफ प्रॉफिट प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर। मतलब देखो बच्चों, प्रीमियम क्या होता है, जब किसी कंपनी के पास एक शेयर 10 रुपये का है और उसने उस शेयर को 12 रुपये में बेचा, तो कंपनी को 2 रुपये का क्या, कंपनी ने 2 रुपये का क्या लिया, प्रीमियम के पैसे लिए, ठीक है, शेयर होल्डर से। तो 2 रुपये एक्स्ट्रा लिए ना, ये प्रीमियम कहलाता है, ठीक है। ये प्रीमियम कंपनी का प्रॉफिट होता है बच्चों। तो देखो यही पूछा है उन्होंने, जब कोई कंपनी प्रीमियम में शेयर इशू करती है तो उसको बोलते क्या हैं, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं बच्चों, ये कैपिटल गेन होती है, ठीक है, कैपिटल गेन। इस चीज़ को क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिटल गेन बोलते हैं। तो कंपनी अगर शेयर किस पे इशू करेगी, प्रीमियम पे, तो उसे बोलते हैं हम कैपिटल गेन, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट मत बोल देना, कोई बात प्रॉफिट नहीं होगा, ये कैपिटल गेन होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है, एक कंपनी फोरफिटेड, कंपनी ने फोरफिटेड कर लिए कितने शेयर, 100 शेयर, 100 शेयर जब्त कर लिए। एक शेयर का रेट कितना था बच्चों, 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से था। नॉन पेमेंट जब्त इसलिए किए क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए थे, कौन से कॉल के, फाइनल कॉल के, 3 रुपये, ठीक है। इस 10 रुपये में से बंदे ने 3 रुपये नहीं चुकाए थे, इसलिए कंपनी ने इसके 100 शेयर क्या कर लिए, फोरफिटेड कर लिए, जब्त कर लिए। अब क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट कैन बी गिवन बाय कंपनी रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर। मतलब इसमें से मैक्सिमम डिस्काउंट पता है कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट निकालने का तरीका होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट निकालने का तरीका होता है कि जितने एक शेयर का रेट कितना था, 10 रुपये, 10 रुपये में से कितने रुपये नहीं मिले, 3 रुपये, जितने रुपये नहीं मिले उतना घटा दो, तो बाकी जो पैसा बचेगा वो मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो देखो कितना, एक शेयर का रेट कितना था, 10 रुपये, 10 रुपये में से क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं मिले हैं पैसे, कितने रुपये नहीं मिले, 3 रुपये फाइनल कॉल के। तो 10 रुपये में से मैंने 3 रुपये घटा दिए, तो कंपनी को कितने पैसे मिले थे, 10 में से 3 नहीं मिले थे, कितने रुपये मिले थे, 7 रुपये। तो 7 रुपये होगा हमारा मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट। अब देख लो 7 रुपये कहाँ लिखा है, ये 7 रुपये मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट, आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिवेंचर होल्डर जो होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के कौन होते हैं बच्चों, क्रेडिटर होते हैं। डिवेंचर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। अब ऑनर कौन होते हैं, सब लोग बताना कमेंट में, ठीक है। ऑनर कौन होते हैं कंपनी के, ऑनर कौन होते हैं, सब लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। डिवेंचर होल्डर तो कौन होते हैं कंपनी के, डिवेंचर होल्डर तो कंपनी के होते हैं क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं, क्रेडिटर। अब तुम लोग बताओगे ऑनर कौन होते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना ऑनर कौन होते हैं। अब बच्चों ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, तो असर्शन रीजन के पहले देख लेते हैं हम क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने, असर्शन पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे टिक करना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो पहले असर्शन देखो क्या बोला है, द बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स फॉर एनी ऑफ देम एक्शन फॉर ऑल। मतलब बोल रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पार्टनरशिप का बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो सभी की सहमति से होता है, सभी के कंसर्न से होता है। जब ऑल पार्टनर बोलता है तभी होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो हिंदी में देखो, जब पार्टनरशिप का बिजनेस होता है तो सभी पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं उन सभी की ओर से या किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है, किया जा सकता है। सभी की ओर से भी हो सकता है और एक के द्वारा भी हो सकता है, चला सकता है कोई भी बिजनेस। कोई एक सब मिल के भी चला सकते हैं और कोई एक बंदा भी अकेला चला सकता है उस बिज़नेस को, ठीक है। तो ये तो असर्शन तो ठीक है। उसके रीजन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, रीजन के बारे में देखो, रीजन क्या बोला है, द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स इज म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। ये भी पार्टनर्स के जो म्यूचुअल एजेंसी है, पार्टनरशिप के जो म्यूचुअल एजेंसी है वो आपस में म्यूचुअल एजेंसी होती है, क्योंकि पार्टनरशिप का बिजनेस है तो आपस में सब मिलजुल के तो करेंगे उस बिज़नेस को। तो यानी इसका मतलब ये ए और आर दोनों रीजन सही है, ठीक है। असर्शन भी ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, बोथ ए और आर आर करेक्ट, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, इस वाले का ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। अब दूसरा असर्शन रीजन पढ़ते हैं, इसका पढ़ते हैं, इनमें से फिर कौन सा होगा। देखो असर्शन पढ़ते हैं, द न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड, कोई नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री फॉर इट,
ठीक है। हिंदी में देखो, जब नया पार्टनर कोई एडमिट होता है बिजनेस में, तो जितने पार्टनर होते हैं वो सभी के कंसर्न, सभी के एग्री, जब सभी एग्री करते हैं तभी नए पार्टनर को एडमिशन ले सकते हैं, ये वाला सही है। ठीक है, जब तक सब पार्टनर नहीं बोलेंगे, जब सब पार्टनर पुराने, जितने भी पुराने पार्टनर हैं वो जब तक सब लोग एग्री नहीं होंगे तब तक कोई नया पार्टनर नहीं आ सकता। ठीक है, तो यही चीज़ वो बोल रहे हैं कि नया पार्टनर जब भी कोई एडमिट होना चाहेगा तो वो जो पुराने पार्टनर है, पुराने पार्टनर बिजनेस में हैं, वो जब सब लोग सारे पार्टनर एग्री करेंगे तभी वो आ सकता है। तो हाँ सही है, सभी आ सकता है। सब पुराने पार्टनर सब मिलके बोलेंगे कि हाँ भाई इसे आने दो तभी आ सकता है, तो एसेट्स दो। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज, रीजन देखो, एसेट्स और लायबिलिटीज पार्टनरशिप का है फ्रॉम आर रिवैल्यूशन बनाना, रिवैल्यूज एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूड होता है, रिवैल्यूड तो होता है, देखा होगा कि जब नया पार्टनर आता है तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि नई वैल्यू निकाली जाती है ना, एसेट्स की लायबिलिटी की नई वैल्यू हो जाती है, उस दिन रिवैल्यूड की जाती है। तो ये भी ठीक है हमारा। लेकिन बच्चों ये वाला पार्टनरशिप एडमिशन की बात कर रहे हैं कि एडमिशन होगा उस दिन सारे पार्टनर, पुराने पार्टनर उसे एग्री करेंगे तभी नया पार्टनर आ सकता है। तो ये कुछ और बोल रहा है, और रीजन बोल रहा है कि रिवैल्यूड होती है, तो इससे रिलेटेड नहीं कर रहा है। एक दोनों हैं तो दोनों ही ट्रू, ये वाला भी ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है, पर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम ये वाला ऑप्शन पे टिक करेंगे। इसके लिए हम ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, बोथ ए और आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, वैसे तो क्योंकि भाई ये वाला और ये वाला हैं तो दोनों ही सही, क्योंकि सारे पार्टनर एग्री करेंगे तभी नया पार्टनर बिजनेस में आ सकता है, सही बोल रहा है। और नया पार्टनर जब एडमिशन होगा तो एसेट्स और लायबिलिटी का क्या करते हैं हम, रिवैल्यूड करते हैं और रिवैल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, ये भी सही है। पर एक दूसरे से लिंक नहीं हो रहा है ये, इसलिए लिंक नहीं हो रहा है तो लिखेंगे हम ए भी सही है और आर भी सही है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है ए का। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला हमारा टिक हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तुम्हें क्या करना है, ये वाला असर्शन रीजन भी पढ़ना है, फिर टिक करना है कौन सा ठीक है, और ये वाला असर्शन रीजन भी पढ़ना है, फिर इसमें से टिक करना है कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं हम। आगे आ जाओ, अब ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आ गए बच्चों। तो ट्रू फॉल्स वाले देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स लगाना है मैं। ठीक है, ए क्या लिखा है, ए रिटायरिंग पार्टनर, कोई पार्टनर अगर रिटायर्ड होता है, इज नॉट एंटाइटल्ड टू हैव ए शेयर इन रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वो कह रहा है कि कोई पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है, कोई पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है बिजनेस में, तो उसको हम रिजर्व, जनरल रिजर्व में और प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देते हैं। अरे देते हैं, क्यों नहीं देते हैं भाई, रिटायर हो रहा है उसने भी तो काम किया है, तो बोल रहा है नहीं देते हैं। ये तो फॉल्स हो गया बच्चों, देते हैं भाई। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसको रिजर्व में, उसको प्रॉफिट में हिस्सा तो दोगे ना, तो ये बोल रहा है नहीं देते हैं। अरे नहीं क्यों नहीं देते, देते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये नोट की वजह से इसको फॉल्स लिखे। ठीक है, अगला क्या पूछा है, शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर्स बाय कंपनी। अरे भाई ये बोल रहा है कि शेयर को हम अपने डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये भी फॉल्स है। शेयर हमेशा शेयर कन्वर्ट कर, अपना तुमने कंपनी के शेयर खरीदे और उस शेयर को तुम डिवेंचर में कन्वर्ट कराना चाह सकते हो तो करा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये वाला भी फॉल्स हो गया। ठीक है, डिवेंचर को, शेयर को हमेशा डिवेंचर में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है नहीं करा सकते, तो ये भी फॉल्स हो गया। भाई करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते हैं, ये भी फॉल्स हो गया। फिर अगला देखो, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन कंपनी परचेज इन ओन शेयर। ठीक है, जब कंपनी अपने ही शेयर को खरीद लेती है तो उसे क्या बोलते हैं, जब कंपनी अपने ही शेयर को खरीद लेती है तो उसे बाय बैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BUY, बाय, बाय मतलब खरीदना, वापस से अपने ही शेयर खरीद लेना, बाय बैक ऑफ शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर। BUY बाय लिखना, BY बाय मत लिखना, बाय मतलब खरीदना होता है, बाय बैक ऑफ शेयर। क्या लिखोगे, जब कोई कंपनी अपने ही शेयर को खुद ही खरीद लेती है तो ऐसी उस चीज़ को हम बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर। ठीक है, याद हो गया होगा। इसके आगे चलते हैं, जब कोई कंपनी, अब देखो यहाँ व्हाट इज़ द कॉल्ड व्हेन, देखो व्हाट इज़ द कॉल्ड, उस कॉल्ड को क्या कहेंगे, व्हेन ए शेयर होल्डर फेल्स, जब कोई शेयर होल्डर फेल हो जाता है टू पे द कॉल मनी ऑन ड्यू डेट। ठीक है, जब कोई शेयर होल्डर किसी कॉल के पैसे देने में फेल हो जाता है बच्चों, तो कहते हैं कि उसको बोलते क्या है, क्या बोलते हैं उसको, कॉल्स इन एरियर। याद होगा, शेयर वाले चैप्टर में बताया था, जब कोई कंपनी के पास किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, फेल हो गया वो पैसे देने में,
फेल हो गया पैसे देने में, जब कोई शेयर होल्डर किसी कंपनी को पैसे देने में फेल हो जाता है किसी कॉल के, तो उस कॉल को कंपनी क्या बोलती है? कॉल्स इन एरियर बोलती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये देखो क्या बोला है। विनय और अजय एक फर्म में पार्टनर थे बच्चों। इनका रेशियो कितना था? 5:3। दे एडमिट ए न्यू पार्टनर। उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट कर दिया, गोविंद। गोविंद को नया पार्टनर बना दिया। गोविंद कितना हिस्सा लेगा प्रॉफिट में? 3/10 शेयर लेगा प्रॉफिट में। व्हिच ही एक्वायर, इस 3/10 में से व्हिच ही एक्वायर 2/10 फ्रॉम विनय। फ्रॉम आ गया बच्चों, फ्रॉम वाला क्वेश्चन याद है ना? फ्रॉम विनय एंड 1/10 फ्रॉम अजय। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोल रहा है कि नया पार्टनर 3/10 के लिए आ गया, इस 3/10 में से 2/10 तो उसने विनय से लिया है और इस 3/10 में से 1/10 उसने अजय से लिया है। तो फ्रॉम वाले क्वेश्चन के लिए तुम्हें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सही हो जाएगा। देखो बच्चों कैसे करते हैं, क्या लिखोगे? 2 पार्टनर बोले थे इसमें, कौन कौन से? विनय और अजय। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया विनय और अजय पार्टनर थे। इनका पुराना रेशियो कितना था? 5:3। नया पार्टनर कौन आ गया? गोविंद। कितने हिस्से के लिए आ गया वो गोविंद? 3/10। क्वेश्चन में बोल रहा है 3/10 में से 2/10 तो वो विनय से ले रहा है और 1/10 वो किससे ले रहा है? अजय से ले रहा है। फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम वाले में क्वेश्चन में क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। तो देखो कैसे निकालोगे? विनय का नया शेयर निकालना है, तो विनय न्यू शेयर कैसे निकलेगा? विनय के पास अपना कितना था? 5/8, क्योंकि इन दोनों का टोटल 8 होता है, तो 5/8 लिख दिया। माइनस कितना दे दिया उसने अपने हिस्से में से? 2/10, तो लिख दो -2/10। अब सॉल्व कर लो उसको। 10 की 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 80। एलसीएम 80 हो गया। 10 की मल्टीप्लाई इससे करो, कितना आया? 50। और 8 की मल्टीप्लाई इससे करो, 8 2 जा 16। 50 में से 16 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 34। 34/80 इसका तो निकल गया। सेम इसका करो फिर। किसका निकालना है? अजय का। तो लिखो अजय न्यू शेयर। अजय के पास कितना था बच्चों? 3/8, क्योंकि इन दोनों का टोटल 8 होता है। 3/8 लिखा मैंने पहले, 3/8 माइनस इसने कितना दे दिया अपने हिस्से में से? तो 1/10, तो 1/10 लिखा। एलसीएम ले लो। 10 का 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 80। फिर 10 की मल्टीप्लाई इससे करो, कितना आ जाएगा? 30। और 8 की मल्टीप्लाई इससे करो, 8 1 जा 8। 30 में से 8 घटाओ, कितना बचा इसका? 22/80। उसके बाद में गोविंद का निकालना है। तो गोविंद कितने हिस्से के लिए? गोविंद का हिस्सा लिख दो। गोविंद कितने हिस्से के लिए आया? 3/10, तो गोविंद का हिस्सा तो ऐसे लिख देता हूँ मैं 3/10। लेकिन आंसर लिखने से पहले बेस को सेम करना पड़ता है। तो देखो इसके बेस में कितना है बच्चों? 80। इसके बेस में भी कितना है बच्चों? 80। तो मुझे इसके बेस में भी 80 बनाना है, तब हम आंसर लिख सकते हैं। तो इसको 80 बनाने के लिए किससे इंटू करनी पड़ेगी? 8 से। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा इंटू। ठीक है, 8 से यहाँ इंटू होगी तो 8 से यहाँ पे भी इंटू करनी पड़ेगी। तो 8 से इसको इंटू करोगे, 8 3 जा 24। 8 से इंटू करोगे इसको तो 80। ठीक है, 24/80। तो नया रेशियो क्या आ गया? अब यहाँ पे आ गया तो 34, इसका आ गया तुम्हारा 22, इसका आ गया तुम्हारा 24। ठीक है, अब 2 से कट रहे हैं। 2 से इसे काटोगे तो 17 बार कटेगा। 2 से इसे काटोगे तो 11 बार कटेगा। 2 से इसे काटोगे तो 12 बार कटेगा। अब तो कटेगा नहीं। तो न्यू रेशियो कितना आ गया? 17:11:12। ठीक है, समझ गए बच्चों? ये था। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये वाला बोल रखा है कि अमित और विनोद एक फर्म में पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, स्टेट द वैलिडिटी बताना है। वैलिडिटी फ्रॉम द फॉलोइंग क्लेम्स अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैंने बोला था अब जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है तो क्या क्या वैलिडिटी होती है। देखो पहला तो ये होता है प्रॉफिट लॉस इक्वल बांटते हैं। ठीक है, बाकी किसी पार्टनर को कुछ नहीं दिया जाता। लोन पे इंटरेस्ट 6% दिया जाता है और प्रॉफिट और लॉस इक्वल बांटते हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिया जाता किसी को। तो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। ये देखो विनोद क्लेम कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट देयर कैपिटल रेशियो। गलत बोल रहा है, ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। इसका आंसर क्या लिखोगे? नॉट वैलिड। मैंने क्या बोला था कि पार्टनरशिप डीड जब अब्सेंट होता है, पार्टनरशिप डीड जब क्या होता है बच्चों? अब्सेंट होता है, अब्सेंस होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रॉफिट होता है वो इक्वल बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? इक्वल। इस प्रॉफिट को क्या बोल रहा है वो? विनोद क्या कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट को कैसे बांटो? कैपिटल रेशियो में। तो गलत बोल रहा है ना वो, तो लिखना नॉट वैलिड। ये तो वैलिड नहीं है भाई, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होता है तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट को तो हम इक्वल बांटते हैं। तो ये तो कैपिटल रेशियो में बोल रहा है, गलत बोल रहा है, नोट वैलिड। ठीक है, उसका देखो अमित क्लेम कह रहा है कि मुझे सैलरी दो 10,000 रुपये पर मंथ। ऐसी कंडीशन में पहले से कोई अगर एग्रीमेंट नहीं होती है, पहले से कोई डीड नहीं होती है, डीड अगर अब्सेंट हो तो कोई सैलरी वगैरह नहीं दी जाती किसी पार्टनर को। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलता है सैलरी। तो बाद में बोल रहा है कि मुझे सैलरी चाहिए 10,000 रुपये पर मंथ। तो बताओ वैलिड होगा नहीं होगा? तो लिख देना नहीं इसको सैलरी नहीं दी जाएगी, सैलरी मांगेगा, नोट वैलिड। ये भी नोट वैलिड है, ये वाला भी नोट वैलिड है, ये वाला भी नोट वैलिड है। ठीक है, आंसर हो गया। इस तरह से बताना था कि वैलिड है या नहीं है। ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद बच्चों अगला फिर आगे हम अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है।